जल संरक्षण का जो अगला तरीका हम लोग यहाँ पर जिसकी चर्चा करेंगे वह है जल संभर प्रबंधन, जिसे हम कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इस मैनेजमेंट को समझें इसके पहले हम ये जान ले कि जल संभर या वाटरशेड क्या होता है। तो पहले इसकी परिभाषा समझ लें, फिर हम इसको देखेंगे भी। तो जल संभर भूमि की एक ऐसी इकाई होती है जिसका समस्त वर्षा जल, यानी जो भी वर्षा उस इकाई में वर्षा का जल पड़ता है, वह एक आम बिंदु से, एक कॉमन पॉइंट से होकर बहता है। यानी हम कह सकते हैं कि वाटरशेड इज अ जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट, यानी भूजलीय इकाई है, ड्रेनिंग एट अ कॉमन पॉइंट, जो एक आम बिंदु, एक कॉमन पॉइंट से होकर उसका पानी निकलता है या उसकी निकासी होती है। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है और इस तस्वीर में, इस डायग्राम में आप वाटरशेड को देख पा रहे हैं। एक पीली रेखा के द्वारा इस वाटरशेड का सीमांकन किया गया है। एक पीली ब्रोकन लाइन आप देख रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि इसकी जो भूमि है वो काफ़ी अनड्यूलेटिंग है, ऊबड़ खाबड़ है। और लेकिन इस समस्त भूप्रदेश में एक मुख्य नदी है जो पूरे भूप्रदेश के वर्षा जल को बहाकर समुद्र में ले जा रही है। तो इस पीले ब्रोकन लाइन से घिरा हुआ जो समस्त क्षेत्रफल है वही है वाटरशेड। इस वाटरशेड के अंदर आप देख पा रहे हैं छोटा छोटा और उपक्षेत्र बनाया हुआ है। यानी एक बृहत वाटरशेड के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही वाटरशेड हो सकता है कि उसके अंदर छोटी नदियां हो, उन नदियों की भी उपनदियां हो, तो उनका अपना अपना छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा वाटरशेड हो सकता है। तो बच्चों, आप इस डायग्राम की मदद से वाटरशेड समझ गए होंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। अब ये देखते हैं कि इसमें किस तरह की भूमि शामिल होती है। तो इस वाटरशेड के अंदर कृष्य यानी कल्चरेबल यानी जिस पर खेती किया जा सके, वैसी भूमि होती है। अकृष्य यानी वैसी भी भूमि होती है जिस पर खेती संभव नहीं है, यानी वो बंजर भूमि हो सकती है, वो पथरीली कंकरीली ज़मीन हो सकती है, वो वैसी भी भूमि हो सकती है जिस पर वन हो, जिस पर जंगल हो। इसके साथ ही साथ जल निकास के जितने भी नाले हैं, चाहे वो छोटी नदियां हो, उपनदियां हो, एकदम एक पतली सी धारा हो या एक मुख्य नदी हो, ये सब कुछ शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें कल्चरेबल लैंड होगा, नॉन कल्चरेबल अकृष्य भूमि यानी जो खेती के लायक बिल्कुल नहीं है वह भूमि, और जल निकास के जितने भी छोटे बड़े उससे छोटे हर निकासी का जो नाला है वो इसमें शामिल होता है। समझ गए? अब आइए कि क्या सारे जो वाटरशेड होते एक तरह के होंगे? नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर हम वाटरशेड का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये वर्गीकरण कैसे होगा? इसे हम कह सकते हैं दीर्घ वाटरशेड यानी जो बहुत बड़ा इलाका हो, मध्यम वाटरशेड यानी जो ना तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो, और फिर है एक लघु वाटरशेड जो कि बहुत छोटी, यानी एक बड़ी नदी हो तो उसका दीर्घ वाटरशेड, उस नदी की जो ट्रिब्यूटरी होगी, सहायक नदी होगी, वो क्या बनाएगी? मध्यम वाटरशेड। उसकी जो ट्रिब्यूटरी की जो सहायक होंगी वो क्या बनाएंगी? लघु वाटरशेड। तो शायद आप ये समझ गए कि क्षेत्रफल के आधार पर किस तरह से हम वाटरशेड का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम देखें कि क्या ये वाटरशेड इतना क्यों हम वाटरशेड की बात कर रहे हैं। तो वाटरशेड की बात हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि इस वाटरशेड के अंदर, इस जल संभर के अंदर जितने भी भौतिक तत्व हों, वो मिट्टी हो, वो वहाँ की हवा हो, पानी हो, वहाँ का तापमान हो, ये सारे जो भौतिक तत्व हैं
जितने भी जैविक तत्व हैं, यानी मनुष्य, जीव, पादप, सूक्ष्म जीव, ये सारे जैविक तत्व आर्थिक माने जो भी उस पर जीविकोपार्जन की क्रियाएं होती हों, चाहे वो खेती होता हो, पशुचारण होता हो, खनन होता हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वन से संबंधित गतिविधियां होती हों, यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां उस भूमि पर संभव होती हों, वो सामाजिक तत्व यानी हम मनुष्यों के द्वारा जो हमारा जो सोशल कल्चरल सेटअप होता है, ये सब क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। यानी जैसी भूमि होगी वैसी ही वनस्पति होगी, जैसी वनस्पति होगी माने भूमि की जैसी उपजाऊ शक्ति होगी वैसी ही वहाँ आर्थिक गतिविधि होगी। मान लिया भूमि बहुत उपजाऊ है, समतल भौतिक यहाँ समतल उपजाऊ भूमि, जैविक तो उस पर क्या कर पाएंगे, हम खेती कर पाएंगे, उस पर वन उग पाएगा। आर्थिक गतिविधि हमारी क्या होगी, खेती से संबंधित होगी या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होगा, तो उससे हमारा सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब है कि इस जल संभर के अंदर ये जो चारों तत्व हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों अभी हमने जाना कि वाटरशेड या जल संभर क्या है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। एक डायग्राम भी आपको दिखाया कि जल संभर किस तरह से निर्धारित होता है। अभी हमने इस बात पर भी चर्चा किया कि जल संभर के जो सारे तत्व होते हैं, भौतिक तत्व, जल संभर के जैविक तत्व, जल संभर के आर्थिक तत्व और जल संभर के सामाजिक तत्व, ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, आपस में आश्रित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इस जल संभर का उद्देश्य क्या है। बच्चों इसके पहले जब हम लोग संसाधन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा किया था, वह था सतत विकास की अवधारणा यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट जो है बच्चों, यह जल संरक्षण के संदर्भ में उसी संकल्पना पर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना पर आधारित है, जिसमें हम एक साथ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जल संरक्षण के लिए है, इसमें हम एक साथ समेकित रूप से उस इकाई में, उस भूजलीय इकाई में, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट में जितने भी संसाधन हैं उन सब का समेकित रूप से संरक्षण, उपयोग और विकास की बात करते हैं। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस वाटर शेड का, इस जल संभर का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो बच्चों जल संभर के मुख्य उद्देश्य, पहला इसका जो उद्देश्य होता है वह है पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, यानी इकोसिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी का संरक्षण करेंगे, वर्षा जल का संचयन किया जाता है और साथ ही साथ इसमें भूजल का पुनः भरण यानी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। तो ये तीनों गतिविधि के द्वारा हम पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने के लिए काम करते हैं। दूसरा है सस्टेनेबल कृषि, यानी जो हम ऐसी खेती करें जो जिसको कि सस्टेन किया जा सके, जो यहाँ की भूमि, यहाँ के जो जितने भी भौतिक तत्व हों वो सपोर्ट करते हों, उस तरह की खेती यहाँ पर किया जाए। फिर वानिकी और वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सके, साथ ही साथ यहाँ पशुपालन का भी काम हो सके। उसके बाद तीसरा जो इसका उद्देश्य होता है यह है फसलों का उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, यानी यहाँ ऐसे उपायों को लागू किया जाए, ऐसे उपाय विकसित किए जाए जिससे हम फसल का उत्पादन बढ़ा सके, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमें अपनी बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना है, उसको खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है। तो फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमें फसल चक्रण को, क्योंकि हम जानते हैं फसल चक्रण एक ऐसा तरीका है जिससे हम प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरा को बनाए रख सकते हैं और हम
अधिक से अधिक फसल उस पर उपजा सकते हैं। जल संभर के आखिरी उद्देश्य को हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या और विकल्प इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए यदि भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है कि वहाँ खेती की जा सके, तो क्या वहाँ घास उगाकर पशुचारण कर सकते हैं? क्या हम अन्य गतिविधि वहाँ संभव है जिससे कि वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ सके? यदि खेती एक ही मौसम में हो सकती है तो पशुपालन यदि हम करें तो उससे क्या होगा, जो दूसरा मौसम जहाँ वो खेती नहीं कर पाते हैं उस दौरान वो क्या करेंगे, पशुपालन से उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह के विकल्पों का भी हम पता लगा सकते हैं।